विशाल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग लगातार कक्षा 12 के फिजिक्स में पहला अध्याय कूलॉम का नियम तथा विद्युत आवेश में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कर लिया है। इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हम ज्ञात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप इससे पहले वाली वीडियोस को देख लीजिए। अब तक हमने 9 वीडियो बना रखी है, यह 10वीं वीडियो है जो पार्ट 10 के नाम से सेव रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं और चलेंगे आगे के टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इसको यह भी कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में आपको किस तरह पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या व्यंजक ज्ञात कीजिए, या यह भी पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो किसी भी तरह पूछेगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले आप इसको समझ लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ पर एक बार देख लीजिए और केवल दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर बना ले रहे हैं। मान लीजिए या कोई वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने बताया था कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इनके बीच की दूरी 2L होती है। यहाँ पर कोई बिंदु O है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L होती है। तो इसको हम यदि यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये L हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक ये L हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो मान लीजिए कि यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी और माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी, ये हो गया। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले दूरी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से दूरी कैसे हम निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेंगे दूरी। उससे पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देख लेंगे। तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी कि ये हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि यदि यहाँ पर कोई आवेश का चिन्ह नहीं दिया हो कि यहाँ पर कोई धनावेश है या ऋणावेश है, ऐसी स्थिति में हम हमेशा धनावेश ही लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए धनावेश होगा कोई, तो यह प्लस आवेश है यानी कि धनावेश है और यह भी धनावेश है। तो धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, यानी कि उधर हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी। और यहाँ पर माइनस के कारण यहाँ पर तो ये स्थिति उत्पन्न होगी इसमें। इसके कारण Q के कारण जब इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जब यहाँ पर E1 हम लेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर E1 साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा। हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ लिया है यह कि यदि यहाँ पर E होगा तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति में E cos थीटा होगा और निरक्षीय स्थिति में E sin थीटा होगा, E sin थीटा। हम लोगों ने 11 में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो इसको हम जब यहाँ पर ला करके यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर E1 है, तो यहाँ पर E1 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर E1 sin थीटा हो जाएगा। और जब माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए दिशा ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये धनावेश या ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी प्रतिकर्षण बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ, यानी Q के कारण Q आवेश की तरफ हो जाएगी। तो इसके लिए तीन स्थिति इसके लिए भी होगी। तो यदि यह E2 होगा, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा यदि E2 होगा, तो इसको जब हम इस तरह पलट देंगे, इस तरह जब इसको हम पलट कर यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा और यह यहाँ से इधर ही हो जाएगा E2 कॉस थीटा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह डायग्राम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए वीडियो को, तिबारा देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। इस यहाँ से देखिए, यहाँ पर यदि 3D में यदि यहाँ पर E होगा या V होगा, चाहे कुछ भी होगा, यदि यहाँ पर V होता यानी वेग होता तो यहाँ V cos थीटा हो जाता, यहाँ V sin थीटा हो जाता। यानी कि अक्षीय स्थिति में V cos थीटा होता है, निरक्षीय स्थिति में V sin थीटा होता है। यानी कि अक्षीय स्थिति में cos थीटा और निरक्षीय स्थिति में sin थीटा होता है। तो वही यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, तो हम आगे जब लेके चलेंगे तो सबसे पहले हमें दूरी चाहिए, यानी कि दो आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो यह दूरी हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। यह यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है। वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ये दोनों बराबर ही हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब ज्ञात करेंगे तो ये
ये क्या है, आधार है, आधार, ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस पर हम जब ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर। जब कर्ण बराबर ज्ञात करेंगे, कर्ण बराबर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, इतना हो जाएगा यह। तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह दूरी और यह दूरी दोनों सेम है, तो यह भी हो जाएगा कड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो इससे आगे हम चलेंगे। तो चलिए, इससे जब आगे चलेंगे, ये आपको नहीं नोट करना है, यह रफ कार्य हम आपको समझाया है। तो इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिएगा, और उसके बाद पहले कुछ इसमें लिखिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देखिए हम कैसे इसमें लिखेंगे, पहले यहाँ पर समझिए। माना, इस प्रकार लिखेंगे, माना कोई वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। क्या लिखेंगे, माना कोई वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य कोई बिंदु O है, जिसके मध्य कोई बिंदु O है, जिसके मध्य कोई बिंदु O है, जहां से उसके निरक्ष पर कोई बिंदु, निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि बिंदु O से r दूरी पर, बिंदु O से निरक्ष पर ये अक्ष होता है, अक्षीय स्थिति, ये निरक्षीय स्थिति, निरक्ष होता है, निरक्ष, इसको हम निरक्ष बोलते हैं, इसको अक्ष बोलते हैं। तो निरक्ष बोला है, निरक्ष पर हमको ज्ञात करना है, तो ऊपर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद हम इसको, इस फिगर को बनाएंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम करेंगे। तो चलिए लिखिए, यहाँ से हमें उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से लिखिए, माना कोई वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना कोई वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतना हो गया, माना कोई वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। फिर उसके बाद लिखेंगे वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर, उसके बाद लिखेंगे वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है। वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यह वैद्युत ध्रुव जिस माध्यम में रखा गया, उस माध्यम का परावैद्युतांक K है, इतना लिख लेंगे। और यह वैद्युत ध्रुव जिस माध्यम में रखा गया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे, इसके बाद अब हम लिखेंगे कि प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, ये कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब लिखेंगे माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, यह भी है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना लिख लेंगे। उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर
क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। प्लस क्यू के कारण, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे E1 बराबर क्या होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपन R स्क्वायर, जहाँ R दूरी है, Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपन R स्क्वायर का मतलब कि प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये पूरा बनकर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कितना हो गया, इसको हम अब इससे आगे इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप माइनस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, लिख लेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिख लेंगे तीव्रता, तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना। अब इससे आगे लिखेंगे हम, पहले इतना आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अब उसके आगे चलेंगे। तो इससे आगे हम जब चलेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं, ये हेडिंग भी मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा हेडिंग। तो इससे आगे हम लिखेंगे कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, हम लोग पहले से जानते हैं कि सदिश राशि है, इसलिए सदिशों का वियोजन करने पर इतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E2 साइन थीटा, यहाँ पर E1 साइन थीटा, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा नीचे की तरफ, तो ये दोनों परिमाण में तो बराबर होंगे बट चिन्ह में विपरीत होंगे। ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे और चिन्ह में विपरीत होंगे। ये हम आपको क्यों कह रहे हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, क्योंकि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है E1 साइन थीटा और इस पर हो रही है E2 साइन थीटा, तो ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, यानी कि दोनों का मान बराबर है, परंतु चिन्ह में विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को से कट जाएंगे, तो E बराबर 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर है, परंतु चिन्ह में
विपरीत है, विपरीत है, परंतु चिन्ह में विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे यानी कि समाप्त कर देंगे, एक दूसरे से समाप्त हो जाएंगे। यानी दोनों परिमाण बराबर चिन्ह विपरीत है तो ये एक दूसरे को यानी कि आपस में कट जाएंगे। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसके बाद लिखेंगे तो परिमाणी लिखेंगे परिणामी, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों की दिशा एक ही दिशा में है तो प्लस होगा। हमने आपको बताया था कि यदि दिशा बराबर होगी तो सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दिशा विपरीत होगी तो चिन्ह भी विपरीत होंगे, और दिशा यदि सेम होगी तो चिन्ह भी सेम होंगे। तो यहाँ पर दोनों धन होंगे, तो लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इतना समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर E1 का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया है 1/4πε0 के Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और E2 का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ से E1 और E2 का मान हम रख लेंगे वहाँ पर। तो यह हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, चाहे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस है तो इधर उधर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये cos थीटा प्लस E2 का मान यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपान L स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। E बराबर कॉमन मिल रहा है 1/4πε0 के Q अपान नहीं, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा भी कॉमन मिल रहा है। तो इसको हम कॉमन क्यों लेंगे, डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। ये और ये दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो 2 हो जाएंगे ये दोनों मिलकर। तो ये E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिया है तो दोनों 2 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे cos थीटा, चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो अब हम यहाँ से cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार यल है और कर्ण ये वाला है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, कर्ण में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना cos थीटा का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो गया।
यहाँ से cos थीटा का मान, तो यहाँ पर हम cos थीटा का मान रख देंगे ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान क्या है एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इससे आगे हम कुछ देखेंगे कि यहाँ पर कोई फार्मूला बन रहा है, तो हाँ बन रहा है, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। यदि आप वैद्युत ध्रुव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पार्ट 8 के नाम से सेव है, उसमें हम वैद्युत ध्रुव अच्छी तरह से पार्ट 9 से सेव है नाम से, वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 2q इंटू एल, तो इसको हम लिख सकते हैं q इंटू 2l, इसको हम लिख सकते हैं 2ql, इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये 2q इंटू एल, q इसका फार्मूला है p का, तो उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे उसको, तो e बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के, ये पूरा p की वैल्यू के बराबर हो गया, p की वैल्यू की, ये p का वैल्यू हो गया, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो इस कर्ण को जब हटाएंगे, इस कर्ण को, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, यानी कर्ण की वैल्यू 1/2 होती है घात। यदि घन होगा इस प्रकार तो उस पर 1/3 होगा, यदि यहाँ पर 4 होगा तो 1/4 होगा, 5 होगा तो 1/5 होगा। यह होता है घातांक, कर्ण के घातांक का मान। इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 हो गया और यहाँ पर 1 है, तो यदि आधार बराबर होती है तो घातें जुटती है, तो यहाँ पर घातें जुटेगी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये दोनों घात जुटेंगी जब 1 प्लस 1/2 होगा इस पर, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3/2। इतना हमें उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि L इज लेस देन R, यानी कि L ऐसी राशि है जो R से बहुत छोटी है। L ऐसी राशि है जो R से बहुत छोटी है, L का वैल्यू, तो L स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर और छोटी राशि होगी तो L स्क्वायर और छोटी होगी, L स्क्वायर और छोटी होगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए इसके आगे लिख लेंगे इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर यह कैसे छोटी हो रही है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 0.1, L स्क्वायर का मान लीजिए L की वैल्यू 0.1 है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, इससे छोटा हुआ, हाँ छोटा हो गया। जैसे देखिए 1 × 10⁻1 होगा, यहाँ पर 1 × 10⁻2 होगा, यहाँ माइनस में 2 जा रहा है, यहाँ माइनस में 1 जा रहा है, तो ये छोटा हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर और छोटी राशि होगी, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो यहाँ पर देख लीजिए L स्क्वायर को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर L स्क्वायर को जब छोड़ेंगे तो यह हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
और P, यहाँ पर P अपॉन R स्क्वायर, और L स्क्वायर को छोड़ रहे हैं तो L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहाँ 3/2। इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन, जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएंगे तो ये R³ बच जाएगा। यह रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R3, जहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ P बराबर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R बराबर क्या है, द्विध्रुव, R बराबर क्या है, दूरी है, R बराबर क्या है, दूरी है। इसको हम याद रख लेंगे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R3। यह न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी मदद करेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको कहीं भी दिक्कत हुई होगी तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, और यदि उससे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम अच्छी तरह से समझा देंगे, या फिर एक नई वीडियो इससे भी आसान तरीके से बना करके यूट्यूब पर डाल देंगे। तो बस हम आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं, सिर्फ आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो आपका सपोर्ट यही है कि आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के परिवार को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तो हम आपको छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात तक बताएंगे भौतिक विज्ञान में। तो चलिए हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।